Hello students and welcome to Ambition Study Center's online classes. So students, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अपन ने बिफोर 3.3 पढ़े हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर में सर्कल्स के वो आधारित, जैसे कि हम लोगों ने आर्क्स पढ़ा, मेजर ऑफ द आर्क्स पढ़ा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स पढ़ा, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द आर्क्स पढ़ा, सम कैसे करना, और साथ ही साथ दो प्रॉपर्टीज भी पढ़ी रिलेटेड टू द आर्क्स ऑफ द सर्कल। पहला था वो प्रॉपर्टी, वो थ्योरम कि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये एक सर्कल है और ये सर्कल पे ये एक्स वाई आर्क है और ये ए बी आर्क है, दो आर्क ले लिए और ये दोनों आर्क आपस में कैसे है, जैसे कि ए पी भी बोल रहा हूँ इसको, और ये एक्स क्यू वाई है, ये दो आर्क है। ये जो आर्क्स है दोनों भी ए पी बी और आर्क एक्स क्यू वाई, ये दोनों आर्क्स इक्वल है। तो इन आर्क्स के वजह से बनने वाली जो कॉर्ड्स है, ये जो कॉर्ड है, तो कॉर्ड ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एक्स वाई। कब? अगर ऐसा है तो ऐसा है, ये थ्योरम बोलता है। अब ये जो नीचे वाला जो थ्योरम हमने पढ़े थे, द करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये किसके लिए है? ये इसका कॉन्वर्स है, ये थ्योरम का ये कॉन्वर्स है। यहां बोला है करस्पॉन्डिंग आर्क्स टू कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि इसको EF ले लेता हूं, इसको CD ले लेता हूं। यहां पर क्या दिया है, जो कॉर्ड EF है वो कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड CD से। Chord EF is congruent to chord CD if chord EF is congruent to chord CD, और ये EF chord की वजह से जो आर्क बनी वो बनी EAF और ये बनी CBD आर्क। तो अगर ये दोनों chord आपस में congruent है तो इनके वजह से बनने वाली जो आर्क है वो भी आपस में कैसी रहेंगी, आर्क वाली कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। यानी यहां क्या था, पहले इसमें आर्क्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल रहेंगी। सेकंड वाला थ्योरम क्या बोलता है, कॉर्ड इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल रहेंगी। समझ में आया? इसके ऊपर में आधारित अपने को एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करनी है। होपफुली आपको ये जो रिमेंबर मैंने दिया ये आप लोगों के समझ में आया होगा। ये जो थ्योरम है सेकंड थ्योरम वो इसका कॉन्वर्स है। यहां बोला है आर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल रहेंगे। यहां बोला है कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो वो कॉर्ड्स के वजह से जो आर्क्स बन रहे हैं वो आर्क्स इक्वल रहेंगे। ये कॉन्वर्स बोल रहा है, ठीक है। इस पर आधारित अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये रिमेंबर में डालना है तो डाल सकते हो, मैं जस्ट समझाया इसको। चलो बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट में। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 का पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर पॉइंट्स GDEF आर कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। ये गिवन है हम लोगों को कि पॉइंट GDEF सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल पॉइंट है। साथ ही साथ जो एंगल ECF है ये 70 डिग्री का है। अब ECF 70 डिग्री यानी ये सेंट्रल एंगल 70 डिग्री का है। इस सेंट्रल एंगल के लिए करस्पॉन्डिंग आर्क कितने की है, कौन सी है करस्पॉन्डिंग आर्क, EF। इसका सेंट्रल एंगल 70 का है तो ये करस्पॉन्डिंग आर्क कितने की रहेगी, 70 डिग्री की रहेगी। मेजर आर्क DGF, मेजर आर्क DGF 200 डिग्री का, ये पूरा आर्क 200 डिग्री का है। हमें पूछा गया मेजर आर्क DE, तो ये DE निकालना है। देखो ये DGF 200 का है और ये EF कितने का है, 70 का है, क्योंकि ये 70 का है, ये 70 का हो जाएगा और इसमें ये भी प्लस कर दिया तो पूरा सर्कल बन गया। यानी 200 प्लस 70 प्लस DE इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये पूरा सर्कल हो गया 360 का रहता, उस पर से DE निकलेगा। फिर DEF निकालना है तो एडिशन ऑफ आर्क ऐड करना पड़ेगा। मेजर आर्क DEF निकालना है तो DE प्लस EF, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF हो जाता है। देखो
देखो इधर ध्यान दो, अभी मैं पहले मेंशन करूंगा कि एंगल ECF इज इक्वल्स टू मेजर आर्क EF बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का जो डेफिनेशन है उससे ही तो मालूम पड़ता ना ये कि जो सेंट्रल एंगल होता है वही मेजर ऑफ द माइनर आर्क होता है। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क कितना रहेगा, EF भी रहेगा 70 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, हमें चाहिए मेजर आर्क DE। देयरफॉर मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DGF इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। इसका रीजन क्या है? मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। कितने डिग्री है कंप्लीट सर्कल? 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है कंप्लीट सर्कल? 360 डिग्री का है? तो मेजर आर्क डी कितना है निकालना है। EF 70 200 is equals to 360. Measure arc DE plus 270 is equals to 360. So measure arc DE is equals to 360 minus 270. यानी मेजर आर्क DE वो हो जाएगा 90 डिग्री का। कैसे? 70 और 60 या 30 और 60 90 डिग्री। ये आ गया अपना पहला आंसर। अब बारी है हमारे, इसको अपने को काम भी गिरने वाला है, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। मेजर आर्क DEF निकाल लेगा। मेजर आर्क DEF इज इक्वल्स टू मेजर आर्क DE, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF। अब D जो है वो है 90 का, EF जो है वो है 70 का, 160 डिग्री। मेजर आर्क DEF। देयरफॉर करके आंसर लिखो। मेजर आर्क DE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ मैंने ये बाय 2 पुट किया, 2 and 1, 2 और 1 से पुट किया ना वैल्यू यहाँ पे, बाय 2 and 1, समझे? ये हो गया 90 डिग्री। और मेजर आर्क DEF जो है वो हो गया 160 डिग्री। आ रहा है ध्यान में? क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? डाउट है कुछ, कंफ्यूजन है कुछ है तो बताओ। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कितना इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन में दिया है। ट्रायंगल जो QRS बन रहा है, सर्कल के ऊपर के कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स QR और S को जोड़कर जो QRS ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल है, यानी उसकी तीनों साइड कैसी रहेंगी? सेम। आर्क RS यानी ये आर्क QS और आर्क QR ये तीनों इक्वल दिखाना है। अब आर्क इक्वल दिखाने के लिए हमारे पास में कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉर्ड इक्वल होना। इफ chords of the same circle are congruent then the corresponding arcs are congruent। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? ये chords है, ये chords इक्वल दिखानी पड़ेगी। अब ये chords यानी ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल इक्विलेटरल यानी तीनों साइड इक्वल होंगी, इसलिए corresponding arc RS QS और QR ये तीनों की आर्क हो जाएगी इक्वल। अब हमें QRS ये 240 का दिखाना है, QRS आर्क ये पूरी आर्क 240 की है दिखाना है। तो हम बोलेंगे ये तीनों आर्क इक्वल है, तीनों आर्क इक्वल है,
यानी ये तीनों आर्क का सम करो बरा, दिस प्लस दिस, पूरा सर्कल कवर हो रहा, यानी ये तीनों आर्क का एडिशन कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 360 डिग्री आएगा तीनों आर्क्स का एडिशन। अब तीनों आर्क्स का एडिशन 360 डिग्री आएगा, इसका मतलब क्या है, हम लोग तीनों आर्क्स इक्वल भी है आपस में, ये हम लोग पहले प्रूव करके है। तीनों आर्क्स के मेजर को लेंगे x, यानी x प्लस x 3x इज इक्वल टू 360, यानी x इज इक्वल्स टू 120 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 120 यानी rs भी 120 है, qs भी 120 डिग्री और qr भी 120 डिग्री का है। तो फिर मेजर आर्क qrs इज इक्वल्स टू मेजर आर्क qr प्लस मेजर आर्क rs, 120 प्लस 120 240 आ जाएगा। तो देखो जब लिखता हूं तब समझिएगा। सबसे पहले बोलूंगा qrs इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म लिखने का नहीं, फुल स्पेलिंग लिखो नहीं तो मार्क नहीं मिलेंगे। इसी वजह से जो सेगमेंट्स है जो हमें चाहिए, सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS। रीजन है साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फुल फॉर्म लिखना। अब इधर ध्यान दो, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये क्या है, कॉर्ड्स है, यानी कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है आपस में, है ना। अब मैं मेंशन करूंगा आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द arcs corresponding to the congruent chords arcs corresponding to the congruent chords of the circle are congruent. Arcs corresponding to the congruent chords of the circle are congruent. Therefore QR को जो corresponding chord है वो है arc QR, ठीक है। arc RS को जो है वो है RS। यहाँ 3 लेटर नेमिंग नहीं है ना, तो 2 लेटर नेमिंग ही कर रहे QS, इसको इस हिसाब से लिख लेते हैं। Therefore RS is congruent to RQS is congruent to see, एक ही बात है ना, एक ही बात है, आगे पीछे कैसे लिखो। अब इससे हम लोगों को ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। अब बारी है दूसरे प्रूफ की। दूसरे प्रूफ के लिए मैंने बताया तीनों आर्क कैसे इक्वल है। मैं लेट करूंगा, ये तीनों आर्क इक्वल है। लेट मेजर आर्क RS is equals to measure arc QS equal to measure arc QR BX। कितना डिग्री है, कितना डिग्री है वो, x डिग्री है, ठीक है। इससे हमको ये पता चलेगा मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क QR BX डिग्री, कितने डिग्री है वो, x डिग्री है। अब इधर ध्यान देना, ये जो x डिग्री है ये तीनों आर्क मिला के चेक करो। कंप्लीट सर्कल बन रहा है, x प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा 120 डिग्री। डिवाइड करेंगे तो 1 जा 12 जा, कैंसल आउट करेंगे। सो जो आर्क्स आए यानी मेजर आर्क RS, मेजर आर्क QS इज इक्वल्स टू मेजर आर्क QR, सभी 120 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 120। नाउ अभी हमें जो चाहिए मेजर आर्क
क्यू आर एस किससे बना है? मेजर आर क्यू आर प्लस मेजर आर आर एस। व्हाट इज क्यू आर? क्यू आर है 120 डिग्री और ये भी है आर एस भी है 120 डिग्री, यानी ये कुल मिला के है 240 डिग्री। मेजर आर क्यू आर एस। क्लियर हो रहा? जो चीज चाहिए थी वो दोनों चीजें हम लोगों ने प्रूव कर दी। जो दोनों चीजें चाहिए थी वो दोनों चीजें हम लोगों ने प्रूव कर दी। आराधन में ऐसे इजी क्वेश्चन है जो तो आपको करना है अच्छे से। देखो ये जो क्वेश्चन है थर्ड, इसमें क्या बोला है? chord AB is congruent to chord CD and we have to prove arc AC is equals to arc BD. AC is equals to BD arc दिखाना। उसके लिए हम यूज करेंगे chord AB is congruent to chord CD। chord इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल रहेंगी, यानी आर्क ACB is congruent to arc CBD। arcs corresponding to the congruent chord chords are congruent। आर्क्स कॉन्ग्रुएंट रहती ना, जो कॉर्ड इक्वल है उसकी करस्पॉन्डिंग है। देयरफॉर मेजर आर्क एसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क या इक्वल टू मेजर आर्क सीबीबी। ठीक है, ये इक्वल है, वन करके बोलो। अब ये जो एसीबी है उसके दो टुकड़े कौन से हैं? मेजर आर्क एसीबी के दो टुकड़े, मेजर आर्क एसी प्लस मेजर आर्क सीबी, है ना। इक्वेशन नंबर 2, मेजर आर्क सीबीडी के जो दो टुकड़े हैं वो कौन से हैं? मेजर आर्क सीबी प्लस मेजर आर्क बीडी। सो फ्रॉम, यानी इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, अब 1 क्या बन जाएगा? 1 क्या बनेगा? एसीबी के जगह क्या लिखोगे? मेजर आर्क एसी प्लस मेजर आर्क सीबी लिखोगे, एसी प्लस सीबी। और इसके जगह क्या लिखोगे? सीबीडी के जगह मेजर आर्क सीबी प्लस मेजर आर्क बीडी। ये कैंसल, ये इधर भी आएगा तो माइनस ही होने वाला है, प्लस का हो जाएगा इधर आकर के माइनस। तो क्या बचा? मेजर आर्क एसी इज इक्वल्स टू मेजर आर्क बीडी। इसी का मतलब है आर्क एसी कॉन्ग्रुएंट आर्क आराधन में ये कर लिया हम लोगों ने सॉल्व। इतना इजी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर खत्म। अब आगे में जो टॉपिक्स हम लोगों को दिए गए हैं वो कुछ नई प्रॉपर्टीज हमें सिखाने वाले हैं, यानी सर्कल्स में बनने वाले एंगल्स और सर्कल के बीच में रिलेशनशिप देने वाले हैं। आगे के जो टॉपिक्स पर हम लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सर्कल एंड द सर्कल, है ना। सर्कल्स के ऊपर में बनने वाले एंगल्स और सर्कल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। होपफुली आप लोगों को आर्क्स और मेजरमेंट ऑफ द आर्क्स के साथ साथ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल, इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग करो ये लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर हम जाते हैं आगे। अब स्टूडेंट, ये जो हमारा जो नया टॉपिक अभी हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इट इज इंस्क्राइब्ड एंगल। इट इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? अब हमारे पास में एक सर्कल है
उस सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम लोगों ने एंगल ड्रॉ कर दिया, when we subtend यानी बनाना, तैयार करना, when we subtend an angle at a point on the circle, यानी सर्कल की जो लेयर है, जो सर्कल के जो पॉइंट्स जुड़ के जो सर्कल बना है, उस किसी एक पॉइंट पे, सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट पे अगर अपन ने एंगल ट्रेस किया, एंगल तैयार किया, एंगल प्रोजेक्ट किया, तो उस एंगल को बोला जाता है इंस्क्राइब्ड एंगल। उस एंगल को बोला जाता है इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड यानी तैयार करना, बनाना, प्रोजेक्ट करना, इज अ एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मान के चलो मैंने पॉइंट P लिया है और दो P से रेज निकली, P से दो रेज निकल करके आई, तो वहां पर सर्कल के ऊपर में आ रहा है वो पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, पॉइंट P इज ऑन द सर्कल। देन ये जो एंगल APQ है, ये रे PA रे PQ, P पॉइंट कॉमन आ रहा, तो एंगल APQ जो तैयार हुआ ये है इंस्क्राइब्ड एंगल। कैसा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल, क्योंकि ये जो एंगल तैयार हुआ ये ऑन द सर्कल हुआ है, सर्कल के ऊपर तैयार हुआ है, ऑन द सर्कल है। देखो ये पॉइंट P ऑन द सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर आ रहा ना ये पॉइंट, ऑन द सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर आ रहा ना ये पॉइंट, ये यानी ये जो पॉइंट्स है ये सर्कल के ऊपर में के पॉइंट्स, किसी भी एक पॉइंट पर जब एंगल तैयार होता है तो उस एंगल को बोला जाता है इंस्क्राइब्ड एंगल। व्हेन एनी एंगल इज फॉर्म्ड ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर, मान के चलो ये पॉइंट लिया, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल, ये ऑन द सर्कल में। एक ये पॉइंट ले लेता हूं, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि ऑन द सर्कल है। ये पॉइंट लेता हूं, ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल हुआ, एक पॉइंट लिए मैंने और ये दो पॉइंट लिया, ये दो पॉइंट से यहां पर और यहां पर ऐसे रेज भेज दिया, इन दोनों पॉइंट से यहां पर रे बना, तो ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल ही हो गया। जब हम लोग सर्कल के ऑन द कोई भी एंगल बनाएंगे, दैट एंगल इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द सर्कल। आ रहा है ध्यान में? और दूसरे तरीके से इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? दूसरा तरीका क्या है डिफाइन करने का, कि हमने बोला है व्हेन टू सीकेंड्स ऑफ अ सर्कल, सीकेंड्स क्या होती है? ऐसी लाइनें जो सर्कल को दो जगह से इंटरसेक्ट करके जाती, ऐसी लाइनें जो सर्कल को दो जगह से इंटरसेक्ट करके जाती। व्हेन टू सीकेंड्स, दो सीकेंड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी मेरे पास में सर्कल है और मेरे पास में ये एक सीकेंट है, ये गई इधर से, ठीक है, ये मेरी एक सीकेंट है, ठीक है, और एक दूसरी सीकेंट है, और वो दूसरी सीकेंट जो है, दूसरी सीकेंट जो है वो बराबर सर्कल के ऊपर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट हो रही है। व्हेन टू सीकेंट्स ईच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल ही हुई ना, ये इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल हुई, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये इंटीरियर में हुई, ये एक्सटीरियर में हुई। ये कैसी हुई है? अंदर हुई है, ये अंदर टच हुई, ये बाहर टच हुई। ये कैसी हुई है? ऑन द सर्कल हुई है। बराबर ऑन द सर्कल अगर हो रही है, वो बराबर ऑन द सर्कल, दो सीकेंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है ऑन द सर्कल, देन द एंगल फॉर्म एट दैट पॉइंट, ये जो एंगल तैयार हो रहा है इज द इंस्क्राइब्ड एंगल। यानी अगर मैंने इसको P पॉइंट बोला, इसको Q पॉइंट बोला, इसको R बोला, तो एंगल PRQ इज द इंस्क्राइब्ड एंगल। यानी सीधी सीधी बात है, सर्कल के ऊपर अगर एंगल बन रहा होगा, ऑन द सर्कल अगर एंगल बन रहा होगा, ऑन द सर्कल अगर एंगल बन रहा होगा, तो एंगल कैसा है? उस एंगल को बोला जाता है इंस्क्राइब्ड एंगल।
अब इस इंस्क्राइब्ड एंगल से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी है, कई सारी प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी है। क्लियर हो रहा? सो दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल। आप इंस्क्राइब्ड एंगल को लिख सकते हो, ये सिंपल वे में मैंने समझा के बताया। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? डायग्राम की मदद से पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, देन एंगल APQ इज द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑन द सर्कल विद सेंटर P। क्लियर हो रहा? और ये दूसरे तरीके से समझाया कि सर्कल की दो सीकेंड्स अगर सर्कल के ऊपर में इंटरसेक्ट हो रही है, ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट हो रही है, ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो दोनों सीकेंड जो एंगल बनाएंगी सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल जो एंगल बनाएंगे, दैट एंगल विल बी द इंस्क्राइब्ड एंगल। समझ में आ रहा? अब जब कभी भी सर्कल के ऊपर से पास होती हुई दो आर्म्स, जब कभी भी सर्कल के ऊपर से पास होते हुए दो आर्म्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट होकर के एंगल बनेंगे, सर्कल के ऊपर से अगर कोई एंगल के आर्म्स जा रहे हैं, सर्कल के ऊपर से किसी एंगल के आर्म्स जा रहे हैं, तो कई सारी अलग अलग आर्क्स बनेगी, वहां कई सारी डिफरेंट आर्क्स तैयार होगी, और उन आर्क्स को बोला जाता है इंटरसेप्टेड आर्क्स। कौन से आर्क्स? इंटरसेप्टेड आर्क्स। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल पढ़ लिए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग किसके लिए? इंटरसेप्टेड आर्क के लिए। देखो स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा नोट आपको बता दे रहा हूं मैं पहले। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इंस्क्राइब्ड एंगल पढ़ाया, अगर कोई भी एंगल सर्कल के ऊपर आता है, ऑन द सर्कल आता है, तो वो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है। अब जैसे मैंने देखा ये डायग्राम बनाया, देखो पॉइंट बी पर ये एंगल बन रहा है, यानी एंगल ABC इज द इंस्क्राइब्ड एंगल, एंड इट इज इंस्क्राइब्ड इन विच आर्क? इट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADC। इस ADC आर्क में ये इंस्क्राइब्ड एंगल तैयार हुआ। दिस इंस्क्राइब्ड एंगल इज फॉर्म्ड इन द ADC आर्क। ये ADC आर्क। हमें ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि भाई ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल बना, ये कौन से आर्क ने इंस्क्राइब किया इसे? विच आर्क इंस्क्राइब्ड दिस एंगल? विच आर्क इंस्क्राइब्ड दिस एंगल ABC? आर्क ADC इंस्क्राइब्ड दिस एंगल। यानी ये जो एंगल है ABC, इसे सर्कल की कौन से आर्क ने इंस्क्राइब किया? ADC आर्क ने इंस्क्राइब किया। मान के चलता हूं मेरे पास में ये एंगल है, PQR एंगल है, तो ये PQR एंगल को, इस PQR एंगल को किस आर्क ने इंस्क्राइब किया? PSR आर्क ने इंस्क्राइब किया। ये एंगल PQR था, ये PQRQ जो वर्टेक्स आ गया वो सर्कल के ऊपर में आ गया, तो कौन से आर्क ने इसको इंस्क्राइब किया? PSR आर्क ने उसे इंस्क्राइब किया। आर्क PSR ने इस PQR एंगल को इंस्क्राइब किया, इसीलिए ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। समझ में आ रहा? ये नोट था। अब देखेंगे हम लोग इंटरसेप्टेड आर्क किसे बोलेंगे। हम लोग इंटरसेप्टेड आर्क किसे बोलेंगे? तो ध्यान दो इधर पर। When arms of the angle, एक एंगल को कितने आर्म होते हैं? दो आर्म होते हैं। अब ये जो दो आर्म है एंगल्स के दो आर्म है, ये सर्कल को क्या करते जा रहे हैं? इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। When arms of the angle intersects the circle, then different arcs are formed. When arms of the angle, एक एंगल निकला, तो वो एंगल में से दो आर्म निकलेंगे। अब वो दो आर्म क्या कर रहे हैं? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग कई सारी आर्क्स तैयार होती है। जब कभी भी दो आर्म है और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग आर्क्स तैयार हो जाती। दो आर्म है और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखो ये एंगल बना, इसके आर्म्स ने क्या किया? सर्कल को इंटरसेक्ट किया। सर्कल को इंटरसेक्ट किया तो अलग अलग आर्क्स तैयार होती है। देन डिफरेंट आर्क्स आर फॉर्म, अलग अलग आर्क्स तैयार होती है, अलग अलग आर्क्स तैयार हो रही है। देखो हर जगह पे ये दो आर्म निकले एंगल के, उसने आर्क्स में बांट दिया सर्कल को। दो आर्म निकले एंगल के,
ये देखो ये अंदर से 4 आर्म निकले, तो इसने भी सर्कल को आर्क्स में बांट दिया अलग अलग। 2 आर्म्स निकले, उसने क्या कर दिया, सर्कल को अलग अलग आर्क्स में बांट दिया, अलग अलग आर्क्स में बांट दिया, डिफरेंट आर्क्स में बांट दिया गया। किसके द्वारा? एक एंगल के 2 आर्म्स अगर सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं तो वो सर्कल के अलग अलग छोटे छोटे आर्क्स बन जाएंगे। आर्क्स इन द इंटीरियर ऑफ दैट एंगल, उस एंगल के अंदर वाले हिस्से में, आर्क्स इन द इंटीरियर ऑफ दैट एंगल आर इंटरसेप्टेड आर्क्स इन द इंटीरियर ऑफ दैट एंगल फॉर्म। जो भी एंगल सर्कल के ऊपर से जा रहा है, जो भी एंगल सर्कल के ऊपर से जा रहा है, उस एंगल के अंदर में जो आर्क्स आ रहे होंगे उन्हें इंटरसेप्टेड आर्क्स बोला जाएगा। उसके अंदर में जो आर्क आ रहे होंगे उसे इंटरसेप्टेड आर्क बोला जाएगा। जैसा ये एंगल देखो, एंगल PQR, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, देखो ना ऑन द सर्कल बन रहा है, ऑन द सर्कल बन रहा है, तो ये एंगल कैसा इंस्क्राइब्ड एंगल है इंस्क्राइब्ड एंगल। ये इंस्क्राइब्ड एंगल, ये देखो इस एंगल के अंदर में कौन सी आर्क है? इंटीरियर में ये आर्क PR है, तो आर्क PR इज इंटरसेप्टेड आर्क है। आर्क PR इज इंटरसेप्टेड आर्क। वैसे यहां देखो, ये जो एक आर्म है, ये आर्म 2 जगह से क्रॉस करते जा रहा है, और ये जो QP आर्म है, ये QP आर्म में सिर्फ PQ पॉइंट कॉमन आ रहा। ध्यान रहे, इंटरसेप्टेड आर्क कब माना जाएगा किसी भी आर्क को? वो उसके इंटीरियर में तो रहने हो ना, लेकिन जो एंगल है उसके दोनों आर्म्स पर आर्क का एंड पॉइंट आने होना, आर्क का एंड पॉइंट दोनों आर्म्स पे आने होना। जैसे ये देखो, ये दोनों आर्म निकले, ये आर्क है PR, देखो इस QP आर्म पे भी ये P पॉइंट आ रहा है आर्क का, और इस QR आर्म पे भी ये R पॉइंट आ रहा है आर्क का। ये जो आर्क है आर्क PR जो है, उसके जो एंड पॉइंट है P और R, ये दोनों आर्म पर आ रहे हैं, वो जरूरी है। सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि इंटीरियर में रहे, इंटीरियर में रहने के साथ साथ वो जो आर्क है, उस आर्क के एंड पॉइंट्स दोनों आर्म्स पर होने चाहिए। The end points of the arc must be on both the arms of the angle. Must be on both the arms of the angle. दोनों आर्म पर रहने चाहिए। Make sure, ये देखो ये P, ये Q, P और Q पॉइंट आर्क के हिस्सा है, और देखो ये आर्म QP पे भी आ रहा है, QR पे भी आ रहा है। अब ये आर्क देखो, ये एंगल PQR बना, उसका QR इंटरसेक्ट होते हुए जा रहा, और जो PQR में वो टच होते हुए जा रहा। तो ये जो ये आर्क है, ये उसके इंटीरियर में है, अंदर है, उसके है अंदर, इस एंगल के अंदर में ये वाली आर्क है। अब इस आर्क के एंड पॉइंट कौन से है? Q और R। सो Q और R पॉइंट, QR इस पर तो है, QR के ऊपर में तो है ये एंड पॉइंट्स, PQ के भी ऊपर में ये Q पॉइंट आ चुका है। यानी ये जो एंड पॉइंट्स है, ये जो एंड पॉइंट्स है आर्क के, वो किस पर आ रहा है, किसके ऊपर में आ रहा है? दोनों आर्म्स पर आ रहा है। देखो इस आर्म पर ये R पॉइंट आ गया है, इस आर्म पर ये Q पॉइंट आ चुका है। वैसे Q पॉइंट ये वाले आर्म पर भी है और ये वाले आर्म पर भी है, दोनों आर्म पे है। तो ये जो QR रह रहेंगी, QR, आर्क QR, इसको मैं ये बोल देता हूं RQXR। ये QXR is intercepted R। दिख रहा है क्या? लेट मी चेक इट। यस, दिख रहा है। उसके बाद में ये PQR देखो, अब ये Q जो एंगल है, ये सर्कल के अंदर है, अंदर में इंटीरियर में है, लेकिन इससे Q से आर्क निकला PQ, और ये PR निकला। कौन सी आर्क इसके अंदर में आ रही है? विच आर्क इज इन द इंटीरियर? ये देखो ये आर्क इंटीरियर में है, ये वाली आर्क इंटीरियर में है, ये वाली आर्क इंटीरियर में, इसको मैं A नाम दे देता हूं, है इंटीरियर में है।
अब देखो ये जो आर्क है इंटीरियर में, ये एंड पॉइंट ये आर्म पे आ जा रहा, ये वाला एंड पॉइंट ये आर्म पे आ जा रहा, यानी आर्क PAR इज इंटरसेप्टेड आर्क है। इंटरसेप्टेड आर्क क्यों? इंटीरियर में चाहिए ना, है ना। अब उसके बाद में देखो ये एंगल निकला, इससे ये रे निकली, ये रे निकली, कौन सी दो आर्क इंटीरियर में आ रही? ये देखो ये भी इस एंगल के इंटीरियर में है, ये भी इस एंगल के इंटीरियर है, इंटीरियर में। चलो इंटीरियर में रहना काफी नहीं है, जो आर्क के एंड पॉइंट से ये दोनों आर्म पे आने चाहिए। ये देखो ये QP रे पर ये एक एंड पॉइंट आ रहा और ये QB रे पे दूसरा एंड पॉइंट आ रहा, तो यहां पर दो मिलेगी आपको, आर्क AB साथ ही साथ आर्क PRB, क्योंकि देखो ना QB इस पे P आ रहा और QR इस पे R एंड पॉइंट आ रहा और ये इंटीरियर में है, इस एंगल के अंदर वाले हिस्से में है। आर्क AB और आर्क PR आर इंटरसेप्टेड आर्क। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? उसके बाद में देखो ये देखो ये PQR एंगल है, ये जो QP रे है ये दो जगह टच होके जा रही है और ये जो QR है ये सिंगल जगह टच हो रहा, लेकिन इसके वजह से भी कितनी आर्क इंटीरियर में आ रही है? देखो एक ये आर्क है इंटीरियर में और दूसरी इस एंगल की ये आर्क है, यानी दो अलग अलग आर्क इंटीरियर में, एक ये आर्क है एक ये आर्क है यार। अब इंटीरियर में होना काफी नहीं है, सेम भी आ रहा है। ये देखो ये आर्क पर ये एंड पॉइंट आ रहा है इस आर्क का और ये आर्क पर ये वाला एंड पॉइंट आ रहा है इस आर्क का, यानी ये दोनों एंड पॉइंट ER आर्क के हैं। आर्क ER के दोनों एंड पॉइंट दोनों आर्क पर आ रहे हैं, साथ ही साथ आर्क PR के भी आ रहे हैं, चेक कर लो। ये देखो इस QP आर्म पर P पॉइंट आ रहा, ये QR आर्म पे R पॉइंट आ रहा, R इंटरसेप्टेड आर्क, R इंटरसेप्टेड आर्क्स। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? अब बारी है इस डायग्राम की, इसमें कितने आर्क बने? एक ही दो आर्क बने, एक ये वाला बना, इसको अगर मैं X ले लेता हूं तो इसको Y लेना पड़ेगा। देखो ये जो PQR एंगल बना उसका QP आर्म में P पॉइंट एंड पॉइंट है इधर का और इधर का ये आर्क, यानी PXR आर्क देखोगे आप, PXR ये वाली आर्क, तो उसके एंड पॉइंट जो है वो P और R है, दोनों आर्म पे आ रहे हैं, यानी आर्क PXR। अब नीचे वाली देखो, ये भी तो इंटीरियर में है, ये भी तो इस एंगल के इंटीरियर में, तो इसके एंड पॉइंट कौन से है? P और R ही है, P और R वैसे ही आर्म पे आई है, तो आर्क PY R भी कैसी रहेंगी? इंटरसेप्टेड आर्क रहेंगी, इंटरसेप्टेड आर्क। अब बात कर रहा हूं मैं इस सातवें फिगर की। अब सातवें फिगर पे आप लोग गौर फरमाओ, इस सातवें फिगर पे गौर फरमाओ आप लोग। ये सातवां फिगर गौर फरमाने लायक है। क्या बोल रहा है ये सातवां फिगर? दिख रहा है आप लोगों को? आर यू लुकिंग एट दिस फिगर? देखो इस PQR एंगल की, इस PQR एंगल की PQR यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही, यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही, और ये आर्क फिर काय में है? ये आर्क अंदर दिख रही, लेकिन मेरे को बताओ ये जो दूसरी आर्क है, ये दूसरी आर्म है, आर्म ये टच होके जा रही क्या? ये टच होके जा रही क्या? ये टच ही होके नहीं जा रही, टच ही होके नहीं जा रही, तो इंटीरियर पार्ट कैसे मिलेगा? हाउ विल यू गेट द इंटीरियर पार्ट? आपको इंटीरियर पार्ट कैसा मिलेगा इसका? इंटीरियर पार्ट ही नहीं तैयार हो रहा ना। इंटीरियर पार्ट कब तैयार होगा? इंटीरियर भले ही इतने पार्ट को हम लोग इंटीरियर में बोले, इस P पॉइंट से लेके तो इतने पॉइंट तक के इंटीरियर में, बट वेदर द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट आर्क आर ऑन द बोथ द आर्म्स, दोनों आर्म्स पर आ रहे हैं क्या एंड पॉइंट? बताओ। इस QR आर्म पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं आ रहा, देखो इस पर आ रहा है P Q, लेकिन इधर वाले आर्म पर एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा, आर्क का आ ही नहीं रहा, एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा है ना। तो मैं इसमें बोलूंगा
in this figure the arc is not an intercepted arc, because in figure arc is not a intercepted arc, because arm QR does not contain endpoints of the arc, does not contain endpoint of the arc, does not contain any endpoints of the arc. यानी एक जो आर्म है उसके ऊपर में आर्क का एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा. मैंने आपको पहले ही बताया इंटीरियर में रहना काफी नहीं है. दोनों आर्क्स के ऊपर में, दोनों आर्म्स के ऊपर में आर्क का एंड पॉइंट आना जरूरी है. इसमें आ ही नहीं रहा. समझ में आया? इंटरसेप्टेड आर्क किसे बोलेंगे? ऐसा आर्क जो एंगल के अंदर आ रहा, दैट आर्क इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल फॉर्म. दैट एंगल मे बी इंस्क्राइब्ड एंगल और मे नॉट बी इंस्क्राइब्ड एंगल. ये इसे इंस्क्राइब्ड एंगल थोड़ी बोलूंगा मैं, इसे इंस्क्राइब्ड थोड़ी बोलूंगा, इसे थोड़ी बोलूंगा इंस्क्राइब्ड, इसे थोड़ी बोलूंगा. ये इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हुआ और एंगल के इंटीरियर में जो भी सर्कल की आर्क्स आ रही है उन आर्क्स को बोला जाएगा हमारे तरफ से इंटरसेप्टेड आर्क्स बोला जाएगा. अब इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क्स के बीच में रिलेशनशिप हमें पढ़ना है. लेकिन ध्यान रहे इंटरसेप्टेड आर्क उसी को बोलेंगे जिस आर्क के जो इंटीरियर में तो रहेंगी लेकिन उसके एंड पॉइंट्स दोनों आर्म पर आने चाहिए. उसके एंड पॉइंट्स दोनों आर्म पर आने चाहिए. क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? अब हमें पढ़ना है इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क के बीच में रिलेशनशिप. इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क्स के बीच में रिलेशनशिप अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है. सो आप लोग इतने पार्ट को अंडरस्टैंड करो, नोट डाउन करो स्क्रीनशॉट करके. स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है ना. आप लोग इसकी डेफिनेशन और बाकी चीजों को अच्छे तरीके से समझो. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ेंगे और बाकी की सारी चीजें डिटेल में करेंगे. कैसा है? ये जो इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल वाला जो पार्ट बताया, इसके ऊपर में आज आपको काम करना जरूरी है. आपको घर पर प्रैक्टिस करते वक्त ये चीजें ज्यादा कर करके देखनी पड़ेंगी. चलो भाई, ये हमने बना लिए कि इंस्क्राइब्ड एंगल ABC, एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड एंगल. एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड एंगल, है ना. और एंगल अपना आर्क AXC इज इंटरसेप्टेड आर्क. ऐसा क्यों इंटरसेप्टेड है? ये एंगल के अंदर में आ रही. अब ये देखो, दिस फिगर डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेप्टेड आर्क, क्योंकि आर्म कॉमन, एक आर्म के ऊपर में कोई भी एंड पॉइंट आएगा क्या? नहीं. दिस फिगर डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेप्टेड आर्क, कोई भी इंटरसेप्टेड आर्क इस पे रहेगा नहीं. ऐसा आएगा. फिर आप अलग अलग फिगर बना के देखो, अलग अलग फिगर बना के देखो. EFGHN. अब एंगल E अपना आर्क HG एंड आर्क EF आर इंटरसेप्टेड आर्क. देखो इसके एंड पॉइंट्स काय पर आ रहा है? इस आर्म और इस आर्म पे आ रहा है. इसके एंड पॉइंट्स ये आर्क के इस आर्म और इस आर्म पे आ रहा है, दोनों आर्म पे आ रहा है. क्लियर हो रहा? इन चीजों की प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. आप
अच्छे से इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को आपको पढ़ना है और आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो यू शुड बी गुड इन दिस कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द इंटरसेप्टेड आर्क एंड इंस्क्राइब्ड एंगल। आपको उसका क्लियरिटी रखो। मैंने आपको सारा चीजें बताया। आपको कोई चीज पिक में नहीं हुई तो डबल पीछे जाकर के उसको बार बार देखो। कुछ भी फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है, बिंदास फोन कॉल करो, बिंदास मैसेज करो, सो दैट आप लोग अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये अगर आपको एक बार जम गया तो आपका लाइफ टाइम सर्कल में डेवलपमेंट हो चुका है और आप बहुत आगे जाओगे फिर इससे। तो होपफुली आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है। कुछ डाउट प्रॉब्लम रहता है तो यू कैन फोन कॉल, मैसेज और यू कैन कम फॉर आस्किंग डिफिकल्टीज। ओके, चलो हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आगे का जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।